नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। कोविड दौर में जहां एक और डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स हमारे सामने कोविड वॉरियर्स के रूप में सामने आए, वहीं दूसरी ओर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इस आपदा को एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने कोविड की आड़ में कोविड के इलाज के लिए, उसके टेस्ट के लिए और यहाँ तक कि आइसोलेशन के लिए एक भारी भरकम लाखों रुपए की फीस जो है कोविड पेशेंट्स के हाथ में थमा दी। जब ये शिकायतें लगातार आने लगी तो हरियाणा सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक नज़ीर पेश की है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने, जो लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे कि मनमानी तरीके से जो निजी अस्पताल हैं उनसे फीस वसूल रहे हैं, उसको गंभीरता से लेते हुए सरकार की मदद से एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था कोविड बिल मॉनिटरिंग कमेटी। इस कमेटी ने जो कोविड बिल्स थे, जो भारी भरकम फीस लोगों को अदा करनी पड़ी, उसका निरीक्षण किया और ये पाया गया कि जो उन पे एलिगेशंस लग रहे थे ओवर चार्जिंग के, वो सही थे। लिहाजा सरकार की फटकार के बाद अब इन निजी अस्पतालों के, और बता दें कि ये जो निजी अस्पताल हैं बहुत नामी अस्पताल हैं, जिनको अब ये सारी रकम, तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा की रकम केवल पंचकुला ज़िले की अगर हम बात करें तो लोगों को रिफंड करनी पड़ी है। और ये जो मॉनिटरिंग कमेटी थी, इसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले बीबी सिंगल जो है हमारे बीच आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बीबी सिंगल, बता दूं कि मैं एक्स डिप्टी मेयर रहे हैं पंचकुला के, साथ ही मेंबर रहे कोविड बिल मॉनिटरिंग कमेटी के और साथ ही हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं। बीबी सिंगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ इस मुद्दे पर विश्लेषण के लिए अरुण नथानी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीडिया की किस तरीके की भूमिका होनी चाहिए थी और कैसी रही है, इस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ राजेश सिंह रावत और हरीश जिंदल भी जुड़ रहे हैं, जो कि अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे कि किस तरीके से जो निजी अस्पताल हैं उन्होंने उनसे बिल मांगे और किस तरीके से उनको भारी भरकम जो फीस है मजबूरन, जो सरकारी एक निःशुल्क शुल्क जो है वो तय किया गया था, उसके बावजूद उनको भारी फीस जो है वो देनी पड़ी है और अब उनको वो रिफंड कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग थे जो बेनिफिशरीज थे, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन सभी को तो हम शामिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन राजेश सिंह जी और हरीश रावत ज़रूर हैं हमारे साथ अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, इसका श्रेय जिन्हें जाना चाहिए, जो कोशिशें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने की हैं, लगातार लोगों की शिकायतों को उन्होंने सुना और गंभीरता से लेते हुए सरकार की मदद से इस कमेटी का गठन किया। उनसे हमने बात की, क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण में उनका, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। 20,000 रुपये है, उससे जब 8 लाख रुपया का बिल उसके सामने रखा जा रहा है कि 8 लाख रुपया आपका बिल हो गया और आपकी लाश जो उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ बॉडी को तब रिलीव करेंगे जब उनकी 8 लाख की पेमेंट हो जाएगी। नौजवान मेरे पास आए कि मैं नौकरी करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और मेरी जो पूरी उम्र की कमाई है वो 2,90,000 रुपये थी और मैंने वो 2,90,000 रुपये हॉस्पिटल को दे दिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है उसको रिलीव कराना है, बीमार है और कहीं जो डॉक्टर्स हैं उसकी दवाई ना बंद कर दें। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी जो था व्यक्ति आया, तो मुझे लगा कि इस प्रकार के और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो मैंने निश्चय किया कि मैं हॉस्पिटल्स के अंदर जा कर के, जब हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोविड का बड़ा प्रकोप है, हॉस्पिटल के अंदर जाना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मानवता की दृष्टि से मुझे इस समय के अंदर ऐसे लोगों के साथ कोई बेइंसाफ़ी ना हो, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैंने जब जाकर के एक हॉस्पिटल के अंदर चेक किया और वहाँ पर पाया कि जो उन्होंने बिलिंग की थी वो सारी जो सरकार की गाइडलाइंस थी, जो सरकार के नॉर्म्स सरकार ने तय किए थे, उन सभी नॉर्म्स को
गाइडलाइंस को फ्लोट करके बिलिंग की गई थी। और मेरे साथ हमारे जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कि इस केमिस्ट जो प्रोफेशन है उससे संबंधित थे, उनको उसके बारे में जानकारी थी। जब बिलिंग को हमने वहाँ चेक किया तो वहाँ लगा कि उन्होंने बहुत एक्सेस बिलिंग की हुई है। बहुत सारे ऐसे जो दवाइयाँ थी जिनके रेट जो थे वो 10 गुना से भी ज़्यादा उन्होंने चार्ज किए थे। एक इंजेक्शन जो 14,000 रुपये का बाज़ार के अंदर मिलता था, वो 33,000 रुपया उन्होंने उसके चार्ज किए थे। तो मुझे लगा कि अगर ये एक पेशेंट के साथ ऐसा हो सकता है, और उसका परिणाम निकला जब उन्होंने चेक किया तो तुरंत उन हॉस्पिटल वालों ने जो 7,95,000 का बिल था उसको 2,90,000 रुपये करके उसको क्लियर कर दिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा मतलब एक अन्याय। एक तो व्यक्ति जो है वो कोरोना से दुखी थे, कोरोना की बीमारी से ग्रस्त है, दूसरा उसके ऊपर जिस प्रकार से मेंटल प्रेशर पैसे को लेकर के पड़ रहा है, तो इसको मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की और डिप्टी कमिश्नर ने एक कमेटी का गठन किया एडीसी की अध्यक्षता में। उसमें हमने 4 डॉक्टर्स थे, तो अच्छे रिनोन डॉक्टर्स थे, उनको डाला, एक अकाउंट्स ऑफिसर को डाला, एक हमने अपने जो प्राइवेट जो जैसा मैंने कहा जो हमारे बीबी सिंगल थे उनको डाला, और 2 लोग और थे, एक एसडीएम थे जो उनको डाला बीच में। 8 लोगों की एक कमेटी गठित की कि सभी हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ पंचकूला के अंदर विशेष तौर पर थे, इनके अंदर ये बिलों की हमें स्क्रूटनी करनी चाहिए। कहीं और हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस प्रकार की ये जो नाजायज़ है चार्जिंग है, ओवर चार्जिंग है, वो तो नहीं हो रही। और देखने में के बाद पता लगा कि तकरीबन जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल ने उन्हीं लाइंस के ऊपर ओवर चार्जिंग की हुई थी। तो उस कमेटी ने बड़ी मेहनत के साथ सभी हॉस्पिटल्स को हमने कमेटी के सामने बुलाया और उनसे एक्सप्लेनेशन ली, उनके बिल्स जो पेशेंट्स को इशू कर चुके थे। और जब ही लोगों को, पेशेंट्स को पता लगा, मेरे पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई, 1 2 3 4, मेरा ख्याल है कि 20 या 22 कंप्लेंट्स 2-3 दिन के अंदर हमारे पास आ गई कि हमारे से भी ओवर चार्जिंग हुई है, हमारे से इतना बिल लिया गया है। और वो जब हमने उनको वेरीफाई किया तो लगभग 60-65 लाख रुपया उन बिलों का अलग अलग हॉस्पिटल्स से उनका रिफ़ंड जो था वो बना। और हमने हॉस्पिटल्स को कहा कि आपको ये पैसे वापस करने होंगे। और मुझे आज ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि कमेटी के पूरे प्रयास से वो सभी जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, उनको लगभग 62 लाख रुपए उनको वापस हुए हैं। इसके अलावा इसका एक इम्पैक्ट और हुआ कि हमारे साथ लगते चंडीगढ़ प्रदेश के अंदर भी लोगों ने इसकी ओर तवज्जो दी, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, मीडिया के अंदर आया कि इस प्रकार से ओवर चार्जिंग हो रही है। जब चंडीगढ़ के अंदर भी इस प्रकार से कमेटी बनाकर चेकिंग की तो यहाँ पर भी लाखों रुपए जो कोविड के पेशेंट्स थे या कोविड के पेशेंट्स के जो रिश्तेदार थे, कई कोविड पेशेंट्स की डेथ हो गई थी, उनके रिश्तेदारों को वो पैसे वापस भी हुए और कई हॉस्पिटल्स के ऊपर एफआईआर भी हुई। तो ये आप सुन रहे थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी को, कैसे जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया और उसके बाद जो है धीरे धीरे एक एक करके केस को आगे लिया गया। हालांकि जांच जो है अभी भी जारी है, लेकिन 60 लाख से ज़्यादा जो है वो रिफंड अभी तक किया जा चुका है। और चंडीगढ़ के भी कुछ ऐसे बेनिफिशियरीज रहे जिनको इसका लाभ मिला। बीबी सिंगल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में बीबी सिंगल साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो कमेटी का गठन किया गया, कोविड बिल मॉनिटरिंग कमेटी, इसकी किस तरीके की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सामने आई? सिर्फ बिल को लेकर था, ट्रीटमेंट को लेकर था, या आइसोलेशन को लेकर भी क्या कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई? सोनिया जी, जैसे कि शुरू में आपने जिक्र किया, कोविड-2 के दौरान इस त्रासदी के अंदर, महामारी के अंदर हम सब ने समाज के अंदर अपने अपनों को, अपने नज़दीकियों को खोया। उसके इलाज के लिए
जब एकदम से ये महामारी का प्रकोप बढ़ा, बेड्स की शॉर्टेज हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, तो लोगों ने, कईयों ने इसका अवसर तलाशते हुए ओवर चार्जिंग की जी। और उस इलाज के दौरान किसी का मकान बिका, किसी की दुकान बिकी, तो किसी की ज़मीन बिकी, तो किसी ने कमेटी उठा के अपने रिश्तेदारों को, नज़दीकी लोगों के बिलों का भुगतान किया। जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ, जी। तो हमने हॉस्पिटल से और जो लोगों के द्वारा कंप्लेंट्स आई थी उनके बिलों को देखना शुरू किया। तो देखने के बाद बड़ा दुख भी लगा, हैरानी भी हुई भी हॉस्पिटल्स ने जिस तरह से बिल पेशेंट्स के बनाए हुए थे, सारे प्रोटोकॉल, सारे नियमों को हरियाणा सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए थे सबको धत्ता बताते हुए उन्होंने अपने हिसाब से बिल बनाए हुए थे। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे कोविड पेशेंट के लिए एक टेस्ट डी डाइमर का किया जाता था समय समय पर, उसका प्रोटोकॉल है, वो एक टेस्ट होने के बाद 48 से 72 घंटे के बाद अगर ज़रूरत हो तो रिपीट किया जा सकता है। कई बिलों में ये देखने के में आया वो डी डाइमर का टेस्ट डेली बेसिस के ऊपर हॉस्पिटल ने चार्ज किया हुआ है, और जिसका जो चार्ज था लगभग 2000 रुपये हॉस्पिटल कर रहा था। बाद में जब हरियाणा सरकार ने उनका रेट तय किया, वो 500 रुपये रेट तय किया, फिर हॉस्पिटल ने 500 भी लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो 2-2 हज़ार के डेली टेस्ट थे। इसी तरह ध्यान में आया मेडिसिन जो पेशेंट को लग रही थी वो सारी की सारी MRP के ऊपर हॉस्पिटल चार्ज कर रहे थे। और मैं ये ध्यान में लाना चाहूँगा, जैसे हमारे सर्जिकल आइटम्स होती हैं और क्रिटिकल केयर के इंजेक्शंस होते हैं, आप ओपन मार्केट में जाइए, इनका MRP का कोई रेलेवेंस नहीं होता। ये मेडिसिन MRP से बहुत सस्ते दाम में ओपन मार्केट में मिल जाती हैं, पर पेशेंट्स को उस समय मजबूरी के अंदर वहाँ हॉस्पिटल से MRP की दवाई पे बिलिंग होती थी। इसके साथ साथ जो और चीज़ ध्यान में आई, जैसे हॉस्पिटल्स ICU के अंदर 10,000 रुपये का बेड चार्ज करते हैं। 10,000 का बेड लगाने के बाद उसको वेंटिलेटर के चार्जेस भी लग रहे हैं, ऑक्सीजन के भी चार्जेस लग रहे हैं, जो अल्फा बेड दिया जा रहा है या उसके भी चार्जेस लग रहे हैं, यहाँ तक एक छोटी सी सिरिंज भी अगर लग रही है तो उसके भी चार्जेस लग रहे हैं। तो ये इसके बाद बंदा सोचता है भी ये 10,000 रुपया किस चीज़ का हॉस्पिटल ले रहा है, जब हर चीज़ के, डाइटिशियन के चार्जेस, फिजियोथेरेपी के चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस, हर किस्म का चार्जेस लग रहा था। ये सारे बिलों को देखने के बाद एक अपने आप में हमें ये महसूस हुआ भी जैसे हर हॉस्पिटल ने पर पेशेंट पर डे का एक एवरेज बना ली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिविरिटी ऑफ डिजीज। किसी हॉस्पिटल की एवरेज आ रही थी 50 से 60 हज़ार रुपया रोज़ की, किसी हॉस्पिटल की एवरेज आ रही थी 30 से 40 हज़ार रुपया रोज़ की। तो इस तरह से हॉस्पिटल का ये लग रहा था भी उन्होंने अपना तय कर लिया। किंतु मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। उन्होंने 25 जून 2020 को एक गाइडलाइन तय की कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हरियाणा है उनके लिए रेट तय किए। तो हमने तो सारे बिलों का मंथन करने के बाद उन गाइडलाइंस के तहत उन बिलों का स्क्रूटनी किया, असेसमेंट किया, हॉस्पिटल्स को नोटिस दिए, जिसके चलते जैसा कि आपने पहले बताया 60 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को रिफंड हो चुका है और ये प्रोसेस अभी जारी है। जी, अरुण नथानी जी, मैं आप पर आना चाहूँगी। जिस तरीके से सिंघल साहब भी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा मनमाने तरीके से फीस जो है वो वसूली जा रही थी, लेकिन आपको लगता है ये आम मानसिकता लोगों में बन चुकी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर महंगा इलाज होता है, और एक पैनिक की सिचुएशन हम सब जानते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के वक्त में जिस तरीके से पूरे देश में कितनी मौतें हुई हैं और हमने अपने को गंवाया है, ऐसे में लोगों को लगा कि ये देना शायद जायज़ है, और बहुत से लोगों को तो शायद अभी तक ये जागरूक भी नहीं है कि इतना शायद पैसे लगने भी नहीं चाहिए थे। जी, निश्चित रूप से ये एक बहुत मुश्किल समय था और सबकी प्राथमिकता ये पहले अपने बचाव की थी, ये जो लोग पीड़ित थे उनके बचाव की थी, और ये स्थिति हरियाणा ने एक अच्छी पहल की है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस तरह की पहल होनी चाहिए कि दूर दराज के इलाकों में बहुत अंधाधुंध मरीजों को दोहन किया गया, और कोई उसमें कोई नैतिकता या कोई संवेदनशीलता या कुछ मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक आदमी पहले ही बहुत बीमारी से कोई अपने परिवार को खो रहा है या उनके, और इस पिछले 1.5-2 साल के कोविड पीरियड में हर व्यक्ति के जो आर्थिक संसाधन है वो सिमटे हैं। तो जैसे कि सिंघल साहब ने अभी जिक्र भी किया था कि वो कई लोगों को मकान बेचने पड़े हैं, दुकान बेचनी पड़ी है, तो कुछ ना कोई एक पारदर्शी सिस्टम पूरे देश में होना चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग नहीं आए हैं जिन्होंने अपने खोए वो अपने दुख में हैं
या वो सोचा कि कोई ये बच गया, कुछ सोचते कि यार संतोषी लोग हैं कि भाई बच गया, चलो इसी में ही है। अगर सरकार पहल करे इसमें, केंद्र के स्तर पर भी राज्य के स्तर पर भी लोगों से आवेदन मंगाएं। हालांकि इस मामले में बहुत से लोग शिथिलता दिखाते हैं, प्रयास भी नहीं करते उसमें, लेकिन कोई ना कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम आगे के लिए बनना पड़ेगा। आगे समय में भी चुनौतियाँ आनी हैं और कहीं ना कहीं जो सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवा, इनका कुछ मानकीकरण होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है नथानी साहब की जिस तरीके से सरकार एक बहुत प्रोएक्टिव रोल में नजर आई यहाँ पर, उसी तरीके से अगर हम मीडिया की बात करें तो 4th पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का, ऐसे में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है यहाँ पर होना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इसकी तह तक अगर हम पहले पहुंच जाते हैं तो शायद बहुत सारे आमजन ऐसे लोग थे जिनको इनका फायदा मिल सकता था। निसंदेह होना चाहिए था। अब जैसे कि अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे कि मीडिया की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन वो जो स्तर होना चाहिए था उस स्तर पे नहीं हुआ। और ये संपादकों की तरफ से पहल होनी चाहिए थी और समाज के स्तर पर भी पहल होनी चाहिए थी। और ये बड़े पैमाने पे जब दोनों तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई जाती तो ये और महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आती थी। और इस पर होना चाहिए, सचेतक की भूमिका में हमेशा चौथे स्तंभ को होना चाहिए। जी सिंघल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने अभी तक जो है रिफंड, हालांकि हम जानते हैं 60 लाख तक तो रिफंड जो है वो आ चुका है, ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। और हरियाणा के जो दूसरे ज़िले हैं उनके बारे में भी क्या वहाँ पर भी इस तरीके से अब जाँच की जा रही है कोविड बिलों की? सोनिया जी, जैसे कि मैंने बताया, हमारे यहाँ पंचकूला में हमारे यहाँ के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जब उनके पास शिकायतें आई तो इनिशिएटिव लेते हुए वहाँ के निजी अस्पतालों का दौरा भी किया, उसके बाद कमेटी का गठन किया। जैसे ही कमेटी का कार्य आगे बढ़ा तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह की कमेटीज़ का गठन कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से आपके जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर किसी को भी हरियाणा में कोविड के बिलों को लेके ओवर चार्जिंग की शंका है तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर वो जाके अप्रोच कर सकते हैं। अगर सरकार के द्वारा तयशुदा मानकों के अंदर उनके बिलों का असेसमेंट हो पाएगा तो उनको ज़रूरी है रिफंड भी मिलेगा। तो इसके अंदर लगभग हम पंचकूला के अंदर 62 पेशेंट्स का रिफ़ंड करवा चुके हैं और हमारे पास लगातार कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स को सेल्फ ऑडिट के लिए भी बोला। शुरुआत के अंदर हमने उनसे 1 अप्रैल से लेके 15 मई जो एक पीक पीरियड था कोविड 2 का, उसकी लिस्ट मांगी पेशेंट्स की, फिर उनको कहा गया भी आप इसका सेल्फ ऑडिट भी करिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो भुगतान किया गया है, रिफंड किया गया है, उसको जो चेक है वो भी हम मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन किन लोगों को लाखों रुपए जो है वो वापस दिए गए हैं। जी आप कुछ बता रहे थे। सुनिए जी, मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने तो कंप्लेंट की उनके तो रिफंड हुए जी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन हॉस्पिटल्स को जब हमने सेल्फ ऑडिट के लिए कहा जिनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं था, सोच में भी नहीं था, जो हॉस्पिटल को पैसा दे दिया गया है वो वापस आ जाएगा, तो उनके अकाउंट में RTGS के माध्यम से पैसा रिफंड हुआ। ये इनिशिएटिव ज्ञानचंद गुप्ता जी का रहा और शुरुआती दौर में उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से भी डेली बेसिस के ऊपर समय निकाल के हमारी मीटिंग को चेयर किया करते थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते थे, हम डेली चर्चा करते थे। तभी ये पंचकूला ज़िले के अंदर मुझे लगता है सारे आसपास के क्षेत्रों को देखें तो पंचकूला ज़िला इस मामले में काफ़ी अग्रणी है। हमारे जो कमेटी के डॉक्टर साहबान थे, ADC साहब, DTC, हमारे GSTs के मेंबर थे, हमारे IMA के वहाँ लोकल प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव आर्या मेंबर थे, तो सभी लोगों ने मिलकर इसके लिए बहुत मेहनत की, प्रयास किया, जिसके सार्थक नतीजे अब हम सबके सामने हैं। जी नथानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब हम हरियाणा में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिफंड जो है लोगों को एक इकलौते, पंचकुला की बात करें तो 60 लाख से ऊपर रिफंड किया गया है। अब दूसरे अगर हम राज्यों की बात करें, वहाँ पर भी हालांकि सरकारें अब प्रयासरत हैं कि वहाँ पर कोशिश की जा रही है जो एक्स्ट्रा पैसे लोगों को देने पड़े उनको वापस किए जाएँ, लेकिन आपको लगता है वहाँ पर अब जो स्थानीय लोकल मीडिया है कुछ हेल्प हो सकती है अगर हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू बात करें, या फिर इस मुद्दे को जो है हरियाणा से प्रेरित होकर दूसरे राज्यों में भी उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल उठाया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि केंद्रीय स्तर पर इस पर पहल होनी चाहिए। वैसे आज लोग बहुत जागरूक हैं और परंपरागत मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, लेकिन एक पहल होने की ज़रूरत है। पहल होगी तो लोग सामने आएंगे, क्योंकि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति प्रभावित हुआ है और अंधाधुंध दोहन हुआ है। काफ़ी ऐसा नहीं कि इस बीच बहुत केसेस आए हैं। अगर आप कोविड में जो पीक थे उसके उस दौरान काफ़ी कुछ अखबारों में छपा भी है, लेकिन एक नए सिरे से इसको जिस एंगल से पंचकुला में शुरुआत हुई है, ऐसी शुरुआत करने की सामाजिक स्तर पर भी ज़रूरत है, सामाजिक संगठनों के स्तर पर भी ज़रूरत है, लोगों को भी थोड़ी मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो सामने आएँ
क्योंकि कई लोग इस मामले में थोड़े से सुस्त हो जाते हैं या मुकाबला नहीं करना चाहते कि हम इस फाइट करें इसको लेकर के। तो सभी सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर भी, मीडिया के स्तर पर भी, मीडिया की भी बड़ी भूमिका है इसमें। वो हमेशा एक सचेतक के रूप में रहा है और लोगों को भी जागरूक करना है कि वो अपने अधिकारों के लिए, अगर उनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है तो वो सामने आए। तो मुझे लगता है कि आवाज़ सिंघल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं पहले तो अरुण जी जैसे बता रहे थे, मीडिया की बड़ी सार्थक भूमिका इसके अंदर रही है। जैसे जैसे कमेटी की वर्किंग आगे बढ़ी तो लगातार हर अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया जी। इसके साथ साथ जो सोनिया जी आप जिक्र कर रही थी, अब मेरे ध्यान में जो आया है, पंजाब ने भी सिमिलर लाइंस के ऊपर गाइडलाइन कोविड पेशेंट को लेके इशू की हुई है। अच्छा जी। ज़रूरत है प्रोएक्टिवली उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाना और लोगों को राहत पहुंचाना। इसके साथ साथ मैं एक और विषय बिंदु आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन थी उनके अंदर एक क्लॉज थी, फॉर इंश्योरेंस पेशेंट द हॉस्पिटल कैन चार्ज एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके चलते हम लोगों ने अपने यहाँ कमेटी के अंदर जो इंश्योरेंस केसेस थे उन लोगों को असेस नहीं किया, उन लोगों को डील नहीं किया। और देखने में ये भी आया जो हॉस्पिटल्स में टोटल पेशेंट एडमिट थे उनका 60 से 70% जो था वो इंश्योरेंस पेशेंट्स का था। तो हमने जो असेसमेंट की है वो जो बैलेंस 30-35% पेशेंट है उनके अंदर से रिफंड हुआ। पर अभी क्योंकि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे, पिछले ही दिनों मेरी जानकारी में आया है इंश्योरेंस कंपनीज की एक अपेक्स बॉडी होती है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, उसकी वेबसाइट के ऊपर आज भी कोविड के रेट्स की लिस्ट वहाँ लगी हुई है। और उसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर 20 जून 2020 को सारी इंश्योरेंस कंपनीज को, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जो इनके पार्टनर्स होते हैं सभी को लेटर इशू हुआ है भी जो प्रपोज्ड रेट्स हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के, उन रेट्स की पालना करवाई जाए सभी हॉस्पिटल चैनल पार्टनर से, और ताकि लोगों को राहत मिल सके। और उसके साथ साथ एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट और ऐड की हुई है भी जहाँ भी किसी स्टेट या लोकल बॉडी ने कोरोना के रेट तय किए हुए हैं तो वो रेट एप्लीकेबल होंगे। जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, यहाँ की स्टेट्स ने अपने कोरोना के रेट्स तय किए हुए हैं। तो मैं लोगों को जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि इंश्योरेंस के ऐसे बहुत से सोनिया जी केस आए हैं जिनकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई और उनको जेब से देने पड़े। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसी कंप्लेंट्स भी आई हैं जिनकी 3 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी थी और 19 लाख का बिल बना, 16 लाख रुपया लोगों को अपनी जेब से देना पड़ा। अगर उसके लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर इंश्योरेंस के जो पेशेंट्स है, अगर मुझे लगता है भी आगे मामले को लेके जाएंगे तो निश्चित ही उनको भी राहत मिलेगी। यहाँ पे लोगों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि थर्ड वेव का खतरा लगातार जारी है और आए दिन मामले जो हैं कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर लोग पहले से इस बारे में जागरूक हो जाएं तो उनका जो नुकसान है वो कम हो सकता है और एक सही इलाज उनको मिल सकता है। साथ ही दूरदर्शन की टीम ने जो है व्यक्तिगत तौर पर भी जो बेनिफिशरीज हैं उनसे बात की थी, उनको फ़ायदा मिला है, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर कुछ कहने से डर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सामने आए ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। और ज़रूरत यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अपनी एक सही जानकारी पहुँचाएँ। हालांकि हमारे साथ इस वक्त राजेश सिंह रावत मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा और कितना बिल उनका बना था। उनकी जो पत्नी है वो भी कोविड पॉजिटिव हुई थी, वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हुए थे। मैं चाहूँगी कि वो खुद अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। राजेश सिंह जी। मैं राजेश सिंह और वाइफ सावित्री रावत विंग्स हॉस्पिटल पंचकुला में एडमिट हुए थे 2 मई को। उन्होंने ट्रीटमेंट वहाँ तो हमारे अप टू द मार्क नहीं था, लेकिन फिर भी 7 तारीख तक वहाँ एडमिट रहे। हॉस्पिटल वालों ने 4 लाख से ऊपर का बिल, 4,50,000 के करीब का बिल हमारे ऊपर बनाया। और आफ्टर जिस पेमेंट के बाद ही, मतलब हमने ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसके बाद जब कमेटी का गठन हुआ, पहले तो थैंक्स करता हूँ मैं हरियाणा गवर्नमेंट की और पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन का कि भी उन्होंने कमेटी गठन की इस बारे में। तो हॉस्पिटल वालों ने कमेटी को जो बिल दिए वो बिल्कुल 1/3 थे, जबकि हमारे से 4 लाख और 2 लाख कुछ का कमेटी ने उनको बिल दिया। जब कमेटी ने दोबारा कंसिडर किया तो 3 लाख कुछ रुपए हमें रिफ़ंड किए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कमेटी का
और सबसे ज़्यादा सिंगल साहब का कि भी जिन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया। इन बिटवीन एक्सपीरियंस उस हॉस्पिटल का तो बहुत ही पुअर रहा। कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं होते थे, सिर्फ ये जो वार्ड बॉय वगैरह वो इंजेक्शन लगाते थे हम लोगों को, वाइफ को भी। कोई टेस्टिंग नहीं होती थी प्रॉपर। मॉर्निंग में उनके एक थे मिस्टर जो हेड थे वहाँ के, वो आते थे या इवनिंग में आते थे। एक डॉक्टर थे, वो कभी राउंड मार देते थे, लेकिन पेशेंट को और जी कैसे हो क्या है वही, अदरवाइज वो लोअर स्टाफ पे ही छोड़ रखा था सारे स्टाफ को उन्होंने, ये पेशेंट्स को। इन बिटवीन हमारे सामने वहाँ 2-3 डेथ भी हो गई थी, तो उससे भी हमारा मतलब मॉरल डाउन होता रहा। आफ्टर ऑल हमारी मिसिज़ की तबीयत तो ज़्यादा ही ख़राब होगी ना, हॉस्पिटल वालों ने हमें बताया। धीरे धीरे 7 तारीख को उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होगी कि उनको अल्टीमेट 7 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई अगर आप किसी हायर हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं तो ले जाएं। एट लास्ट इधर अरेंज करके स्वाना हॉस्पिटल में एक बेड मिला। तो रात को कोई मतलब वहाँ के कोई डॉक्टर नहीं, रात के 2-2:30 बजे वहाँ से शिफ्ट किया हमने। मैं तो वहीं एडमिट था क्योंकि डिस्चार्ज नहीं हुआ था अभी तक। मिसिस को वहाँ शिफ्ट किया स्वाना में, वो भी हमारे रिलेटिव्स के थ्रू। लेकिन हॉस्पिटल का जो हमारे प्रति वो था कि भी उन्होंने सिर्फ बिल देखे, बिल की पेमेंट ली हमारे से, बाकी उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। जी, कोशिश यही थी फर्स्ट ऑफ स्टेज पे होता है कि भी चलो इन्फेक्शन है कोविड वालों को, तो ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं। राजेश सिंह जी, हम समझ सकते हैं जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है, और मैं लोगों से भी यही अपील करना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये अनुभव अपना बता रहे हैं, अगर आपने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है और सहा है तो अपने तक इसे सीमित ना रखें, सामने आएँ और अपने अनुभव को एक्सपोज करें ताकि ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। राजेश सिंह जी जिस तरीके से बता रहे थे। हरीश जिंदल जी, मैं आप पे आना चाहूँगी। ये जो सरकार ने कदम उठाया है और एक कोशिश की है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिले और उनका जो मेहनत की कमाई है वो वापस की जा सके, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे कोविड-19 महामारी को देखते हुए जो सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई गई थी। इस बार कोविड-19 जो सेकेंड वेव आई थी, इसने सबको हिला के रख दिया। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में बंदा अपनी चॉइस से जाता था कि मेरे पास पैसा है, मैं प्राइवेट में चला जाता हूँ, अदरवाइज मैं गवर्नमेंट में इलाज करा लेता हूँ। इस बार उनके पास बाय चॉइस नहीं जा सकते थे क्योंकि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल फुल थे, तो इस बार कंपल्शन थी उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। और जो रेट उनसे लिए गए, बेतहाशा रेट लिए गए, चाहे बंदे ने जैसे मर्जी पैसे दिए, उसको पता ही है कि इलाज कराना तो पैसा उसको देना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले एडवांस में पैसे रखवा लेते हैं, लो जी 2 लाख जमा करा दो जी, 1 लाख जमा करा, फ़ोन ही आते हैं कि पैसे जमा कराओ जी। तो जो उसके बाद कमेटी जो गठन हुआ है, कोविड बिल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ, उसके बाद लोगों का रिफंड आए हैं। कहने का मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से फोन आते हैं कि सिर्फ बिल के लिए उनको फोन आते हैं? बिल के लिए फोन आते हैं जी, सबको अटेंडेंट को फोन चले जाते हैं कि आप पैसा इतना जमा करा दीजिए, आपका इतना बिल हो गया, इतना और जमा करा दीजिए। तो अब जब कोविड बिल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ तो बिल के जैसे पता चल रहा है जांच हुई, इतने रिफंड किए गए। अभी भी मेरा ख्याल है जैसे नंबर्स आ रहे हैं कि सिर्फ 60 या 70 पेशेंट्स के रिफंड हुए हैं, और गिनती मेरे ख्याल से कहीं बहुत ज़्यादा होगी। और सिर्फ पंचकुला की ही बात करें तो मैं लोगों को अपील करता हूं कि जिन्होंने भी उस समय वहां पे पेमेंट की है, अपने किसी नज़दीकों को एडमिट कराया था, वो बिल मॉनिटरिंग कमेटी को मिल लें या सरकारी जैसे कह रहे हैं कि भी डीसी ऑफिस में किसी को मिल लें, ताकि उनका जो मेहनत की कमाई का पैसा वहाँ पे दिया गया है वो वापस उनको मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। सिंगल साहब, मैं आप पर आना चाहूँगी। अब जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनका एक्सपीरियंस वाकई एक इस तरीके से लोगों को हैरास करना प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा अपने आप में बहुत निंदनीय है। अगर हम बात करें, आप जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एक पत्र लिखा है जिसमें आपने कोशिश की है कि जो 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उस कानून को भी अमेंड करने की आप बात कर रहे हैं ताकि सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके, खासकर ऐसे आपदा के समय में जब लोगों को दवाइयों की बहुत कमी महसूस वहां पे की गई है। उसके बारे में हमें कुछ बताएं। सोनिया जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास, सराहनीय प्रयास है लगातार
कि गरीब आदमी को सस्ती दवाई मिल सके। जी। इसको चलते उन्होंने देश के अंदर जगह जगह जन औषधि स्टोर खुलवाए गए हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे समाज सेवी संगठन भी आगे बढ़कर आ रहे हैं, तो लोगों को सस्ती दवाइयाँ उनको देने का उनका प्रयास चल रहा है। जी। और एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का एक सेक्शन है जिसके अंदर ये केमिस्ट के लिए अनिवार्य है भी जो डॉक्टर के द्वारा ब्रांड लिखा हुआ है जी। उसी ब्रांड को डिस्पेंस किया जाना चाहिए। जी। जन भावना को देखते हुए जन औषधि स्टोर है या दूसरे एनजीओ के स्टोर हैं, उनको इस जो इसकी क्लॉज है उसको मतलब इग्नोर किया जा रहा है। जी। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है भी अगर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को ही अमेंड कर देते हैं जी। तो सस्ती दवाई लेने के लिए पेशेंट को जन औषधि स्टोर या कहीं दूसरे ऐसे स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा। जी। उसके जो पड़ोस का केमिस्ट है, जो उसका नियर बाई केमिस्ट है, जी। वो डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवाई किसी भी अच्छी कंपनी की सस्ते दाम पे पेशेंट को मुहैया करवा सकता है। जी। इससे आम जन को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो मैंने वो पत्र लिखा है, मुझे जी। उम्मीद है उसकी कंसिडरेशन होगी और आने वाले समय में ये लाभ सब तक पहुंचेगा। जी। नथानी साहब, मैं आप पर आना चाहूँगी। जिस तरीके से सिंगल साहब भी बताते हैं कि एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, कोरोना आपदा के समय में हम बात करें तो हम सबका ध्यान इस पर केंद्रित किया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश का बहुत मजबूत होना चाहिए। ऐसे में अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आने वाले समय में आ जाता है और हमें उसके लिए तैयार रहना बेहद ज़रूरी है। आपको लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में इस तरीके की सहूलतें, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तरह ही हर तरीके की सुविधाएँ जो है उसमें दी जाएँ, पर अब सबके लिए समान एक हेल्थ राइट हो, इस तरीके से आप सोचते हैं? बिल्कुल। पिछले जो बजट आया था उसमें सरकार ने बढ़ाया है हेल्थ पे जो खर्च है उसमें बढ़ाया है, लेकिन उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। जी। पूरे देश को सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है इसमें। देखो, निजी अस्पतालों का ये तो कुछ मामले थे पंचकुला में, पूरे देश की स्थितियाँ का सामने आएंगी तो स्थिति और भयावह सामने आएगी। और हम उस समय को याद करें जब सेकंड वेव आई थी और ऑक्सीजन के लिए किल्लत थी, और वो जो इंजेक्शन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उपयोगी हैं, वो किस कीमत पे मिल रहे थे, वो किस कीमत पर पंजाब की नहरों में कैसे बहते नजर आए थे, ये बड़े रैकेट्स उसमें हुए हैं। तो ये क्योंकि ये जो अस्पतालों में जिस तरह के लूट का सिलसिला था ये आगे भी चलता रहेगा। कोई ना कोई पारदर्शी सिस्टम हमें पूरे देश में बनाना चाहिए ताकि फिर लोग ना लूटें इस तरह से। और कोई सरकार का कोई नियमन व्यवस्था इस तरह की जरूर होनी चाहिए। जो खर्च हो रहा है उसके मानक क्या हैं, कितने स्तर तक लिया जा रहा है। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस की बात की, और मैं सिंगल साहब पे आना चाहूंगी। वक्त की बहुत कमी है हमारे साथ सिंगल साहब। मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी कि ये कुछ नया नहीं है। आपदा के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इस तरीके से मनमाने तरीके से फीस वसूलना नया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर हम आम जन की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज महंगा ही होता है, लेबोरेटरी टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। उसके लिए कुछ सजेशंस आपने सरकार को दिए हैं, मैं चाहूँगी बहुत कम शब्दों में अगर आप हमारे को बता सकें। सोनिया जी, पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा पैसा लिया जाता है, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई का है चाहे इंश्योरेंस का है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही रिवर्स करना होता है। वो जनता का ही पैसा है, वो जो ज़्यादा पैसा है वो सरकार द्वारा और जनता का पैसा दिया जाता है। इसको देखते हुए मैंने हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और स्पीकर साहब को एक पत्र लिखा है। उसके अंदर मैंने 3-4 सुझाव दिए हैं आने वाले समय के लिए। एक तो सरकार के द्वारा जैसे कि अब कोरोना को लेकर गाइडलाइंस तय की गई हैं रेट्स को लेकर, ये सिर्फ कोरोना को लेकर ना हो, सभी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो कंसल्टेशन है, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स है, चाहे मेडिसिन्स हैं, इनकी कैपिंग जो है सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने एक और सुझाव दिया है सरकार को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट हैं उनको बाहर से मेडिसिन खरीदने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि अंदर जो देखा गया एमआरपी पे दवाई दी जाती है, ओपन मार्केट में मेडिसिन जो है काफ़ी सस्ती मिल जाती है। इसके साथ साथ एक नया जो एलिमेंट इस समय हमारे ध्यान में आया है, डॉक्टर्स के साथ साथ एक हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉरपोरेट हाउस है, उसके एजेंडा एक अलग रहता है। तो मैंने ये भी सुजेस्ट किया है, जैसे जो रिवर्समेंट के केसेस हैं, अभी तक हॉस्पिटल उनका सिर्फ बिल देते हैं और बिल डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है और रिवर्समेंट हो जाती है। अगर उसके साथ साथ डॉक्टर का ट्रीटमेंट चार्ट भी लगे तो मुझे लगता है जो इधर उधर की चीज़ों की बिलिंग होती है, सोनिया जी मैं 1 मिनट ही लूँगा, बताना चाहूँगा। अब जैसे बिलों में ध्यान आया, पेशेंट आईसीयू के अंदर है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, उसको 2 ऑक्सीमीटर की बिलिंग हो गई।
रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसका अरुण जी ने अभी जिक्र किया, उसका 6 इंजेक्शंस का प्रोटोकॉल है। जी। हमारे सामने कई बिल आए हैं, उनमें 10 से 11 इंजेक्शंस का उसको बिलिंग हुई है। जी। तो अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट चार्ट पेशेंट के बिल के साथ लग के पेशेंट को मिलेगा, जी। तो मुझे लगता है जो इस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा ये जो अपना बिलिंग ओवर बिलिंग की जाती है और उस पर रोक लगेगी, पेशेंट बाहर से मेडिसिन खरीद सके और सरकार द्वारा कैपिंग लग जाए, तो मुझे लगता है पेशेंट्स को काफ़ी इसका फायदा बहुत मिलेगा। अच्छे सुझाव हैं, लेकिन वक्त की बड़ी कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक बेहतरीन सुझाव जो हैं वो देने के लिए। तो बेहतरीन नज़ीर जो है वो पेश की है हरियाणा सरकार ने, और उम्मीद करते हैं कि जो दूसरी सरकारें भी हैं, क्योंकि देश भर से इस तरीके की शिकायतें सामने आई थी, सभी लोगों की उनकी जो मेहनत की कमाई है वो उसका रिफंड ज़रूर मिलना चाहिए और उनके साथ न्याय ज़रूर होना चाहिए। विशेष में इतना ही। नमस्कार।